हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। हम आज बात करने वाले हैं सीटेट के हिंदी पेडागोजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये जो सभी क्वेश्चन हैं वो सीटेट के जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें पेडागोजी के उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है जो सारे के सारे क्वेश्चन आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके आप ये वीडियो पूरी देखिए। वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं हम सबसे पहले प्रश्न के साथ। तो आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है पेडागोजी का, भाषा में आकलन का अर्थ है, यानी भाषा में आकलन का क्या अर्थ होता है। तो ए ऑप्शन है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, बी ऑप्शन है अलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन, सी ऑप्शन है साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन और डी ऑप्शन है भाषा व्याकरण का आकलन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी भाषा प्रयोग की क्षमता का जो आकलन होता है ये भाषा आकलन का अर्थ होता है। अगर डिटेल में बात करें तो भाषा में आकलन का अर्थ है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने या सिखाने के संबंध में जरूरी बात यह है कि बच्चे विभिन्न संदर्भों के अनुसार भाषा का सही प्रयोग कर सके, यानी कि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों का प्रयोग करके या विभिन्न प्रकार के संदर्भों के अनुसार सही भाषा का प्रयोग कर सके। ये प्राथमिक स्तर का कि ये प्रमुख और ज़रूरी बात रहती है। और भाषा आकलन के अंतर्गत हम बात करते हैं भाषा प्रयोग की जो क्षमताएं होती हैं उनके आकलन करने की हम बात इसमें करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। यानी कि अगर आप एक टीचर के तौर पर हैं और एक प्राइमरी या प्राथमिक स्तर का एक बालक है तो उसके लेखन क्षमता का आकलन अगर आप कर रहे हैं तो उसको करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे। ए ऑप्शन है शुद्ध वर्तनी, बी ऑप्शन है विचार तत्व, सी ऑप्शन है सुंदर लेखन और डी ऑप्शन है व्याकरणिक ज्ञान। पेडागोजी का सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है कि सारे ऑप्शन आपको सही लगेंगे और जो गलत रहते हैं ऑप्शन वो आपको तो बिल्कुल सही लगेंगे। तो इसके लिए आप क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन हैं उनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप उनको पढ़िए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए, फिर आपको उसका आंसर देना रहता है। तो अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है विचार तत्व। यानी बच्चे के अंदर क्या कुछ विचार तत्व हैं उनका आकलन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। आकलन करते समय ये जो बात होती है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। बात करें तो बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय एक शिक्षक को सर्वाधिक ध्यान उसके विचार तत्व पर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे लिखना सीखने की प्रक्रिया के दौरान अपने विकासात्मक स्तर के अनुसार चित्रों, आड़ी तिरछी जो रेखाएं होती हैं, अक्षर आकृतियाँ होती हैं और जो स्वावर्तनी होती हैं तथा स्वनियंत्रित जो लेखन होता है इसके माध्यम से सुनी हुई और अपने मन की बातों को अपने तरीक़ों से लिखने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो कुछ भी बातें उनके मन के अंदर चल रही होती हैं या फिर जो कुछ बातें वो कहीं पर सुनते हैं उन सभी बातों को अपने मन से अपने विचारों के द्वारा वो लिखने का प्रयास करते हैं। इसलिए लेखन क्षमता का आकलन करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमको विचार तत्व को मानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं या कथन किसे महत्व नहीं देता। यानी जो बच्चे होते हैं वो अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे ही वो अपने परिवेश के आसपास मौजूद जो भाषा होती है उसको वो अर्जित करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम किस कथन को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। ए ऑप्शन है समृद्ध भाषा परिवेश को, बी ऑप्शन है भाषा नियमों में परिवर्तन को और सी ऑप्शन है भाषा नियमों में विस्तार को और डी ऑप्शन है भाषा अनुकरण करने में। तो अगर इस प्रश्न का हम सही जवाब माने तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जहाँ पर भी अनुकरण करने या दोहराने की अगर बात आ जाए तो वहाँ पर ये जो आंसर होता है या फिर कह सकते हैं वो जो पॉइंट होता है वो हो जाता है गलत। तो इस प्रश्न का अगर सही जवाब यानी कौन सा कथन अधिक महत्वपूर्ण नहीं है तो भाषा अनुकरण करने में जो बच्चे होते हैं अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, तो इसका कथन इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो है भाषा अनुकरण करने में। जबकि
समृद्ध भाषा परिवेश को, भाषा नियमों में परिवर्तन को और भाषा नियमों में विस्तार को, ये सभी कथन जो होते हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा को अर्जित करते हैं। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि बच्चे अपनी मातृभाषा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से ग्रहण कर लेता है और बच्चे में भाषा अर्जित करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात क्षमता होती है। अतः भाषा विकास की दृष्टि से निम्न बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली, भाषा समृद्ध परिवेश है, भाषा नियमों में विस्तार और भाषा नियमों में परिवर्तन तथा बहुभाषिकता को महत्व, ये सभी जो पॉइंट होते हैं ये जो होते हैं वो भाषा के विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का विकास क्या है, यानी कि अगर प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास अगर किया जा रहा है तो किस प्रकार वो सहायक है। तो ए ऑप्शन है भाषा कौशल का विकास साध्य है, बी ऑप्शन है भाषा कौशल का विकास संभव नहीं है, सी ऑप्शन है भाषा कौशल का विकास कठिन है और डी ऑप्शन है भाषा कौशल का विकास साधन है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का जो विकास होता है वो साध्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास साध्य है। वास्तव में प्राथमिक स्तर पर केवल भाषा की शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी प्राथमिक स्तर पर जो कुछ भी बच्चों को सिखाया जाता है तो उसमें केवल भाषा की शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे कि बालक अपने अनुभवों, कार्यों एवं विचारों को सफलतापूर्वक एवं सरलतापूर्वक व्यक्त कर सके। क्योंकि भाषा कौशल का विकास जब किया जाएगा तभी जो बच्चा होगा वो अपने कार्यों को, अपने विचारों को तथा अपने अनुभवों को वो व्यक्त कर पाएगा। इसलिए प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का विकास साध्य होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है, यानी प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं उनकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है। तो ये ऑप्शन है कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना। गलत, अगर कहीं पर भी दोहराना आ गया तो वो गलत हो जाएगा। कहानी सुनकर चित्र बनाना, ये भी उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कहानी सुनकर शब्दशः लिखना, ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जबकि कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चा होता है वो सोचता है, समझता है और फिर उस कहानी को अपने हिसाब से कहता है। इसीलिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का जो विकास है उसको विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो गतिविधि है वह है कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली कक्षा में पढ़ने वाली जो रोशनी है वो लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, तो आप भाषा के शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। यानी किसी पहली कक्षा की एक स्टूडेंट है रोशनी, वो जब लिखती है तो लिखते समय वो अपनी मातृभाषा के शब्दों का अधिक प्रयोग करती है, तो आप भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ए ऑप्शन है मातृभाषा वाले शब्दों पर गोला लाल घेरा लगाएंगे, ऐसा भी नहीं करना है। बी है मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी में अनुवाद लिखेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं करना है। मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। और डी है रोशनी को समझाएगी कि यह गलत है, तो वह गलत नहीं है क्योंकि अपने मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग कर रही है, तो गलत नहीं कहा जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। यदि कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है तो एक भाषा शिक्षक के रूप में मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करना चाहिए। कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग भाषाई या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं और वो अपनी मातृभाषा लेकर के आते हैं, तो हमको उनकी मातृभाषाओं का स्वागत करना चाहिए और उनको स्वीकार करना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक भाषा अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं उनकी सहज और स्वाभाविक मौखिक भाषा की अभिव्यक्ति में सबसे हम कम महत्वपूर्ण किसे मानेंगे। तो ए ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण, बी ऑप्शन है बोलने में आत्मविश्वास, सी ऑप्शन है मौलिक विचार और डी ऑप्शन है स्पष्टता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण।
जबकि बोलने में आत्मविश्वास होना चाहिए, मौलिक विचार जो होते हैं वो होने चाहिए तथा स्पष्टता होनी चाहिए, शुद्ध उच्चारण सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे सहज और स्वाभाविक रूप से भाषा का अर्जन करते हैं। इसमें ज़्यादातर भाषा अर्जन सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है और प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण उच्चारण की शुद्धता होती है। तो इस प्रकार ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, यानी प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं उनका जो भाषा विकास होता है वो सर्वाधिक किस पर निर्भर करता है? तो ए ऑप्शन है भाषा के कठोर आकलन पर। कठोर आकलन है इसीलिए ये गलत हो जाएगा, नेगेटिव है। बी ऑप्शन है भाषा की पाठ्यपुस्तक भी नहीं होगा, समृद्ध भाषिक परिवेश पर। और डी ऑप्शन है भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं उनका जो भाषा विकास है वो सर्वाधिक रूप से समृद्ध भाषिक परिवेश पर निर्भर करता है। बच्चों में भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है। वे अपने घर, परिवार, समुदाय और समकक्षी आदि का अनुकरण करते हुए भाषा सीखते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि उनको एक समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए जिससे वे स्वाभाविक रूप से भाषा अर्जन कर सकें और अपनी भावनाओं, विचारों आदि को भी अभिव्यक्त कर सकें। तो इसके लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डॉट डॉट वाले बच्चों को, यानी कैसे जो बच्चे होते हैं वो बच्चे मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यानी किससे ग्रसित जो बच्चे होते हैं वो मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करते हैं। ए ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, बी ऑप्शन है डिसकैलकुलिया, सी ऑप्शन है अफ्रेजिया और डी ऑप्शन है डिसलेक्सिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डिसग्राफिया से ग्रसित जो बच्चे होते हैं वो मुख्यतः लिखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, यानी कि वो सही से लिख नहीं पाते। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करें डिसग्राफिया वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चे सामान्य बुद्धि लब्धि के होते हैं व किसी भी प्रकार के मनोरोग समस्या से पीड़ित ना होते हुए भी लिखने में खासी दिक्कतों का सामना करने पड़ते हैं इनको। अगर और बात करें हम डिस्कैलकुलिया की, तो डिस्कैलकुलिया होता है ये गणना विकार होता है, यानी इसमें गणित संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो बालक को होती हैं। वो बालक जोड़ना, घटाना और जो भी क्रियाएँ होती हैं वो नहीं कर पाता है। अफ्रेजिया की बात की जाए तो ये बोलने में अक्षमता होती है, यानी बच्चे जो होते हैं वो सही से बोल नहीं पाते हैं, बोलने में असमर्थ होते हैं। और डिसलेक्सिया जो होती है ये पठन विकार होता है, इसमें जो बालक होते हैं वो सही से पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से अगर इस प्रश्न का सही जवाब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए, यानी डिसग्राफिया वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में क्या होता है, यानी कि भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर होता है, यानी ए ऑप्शन अंतर होता है भाषा और बोली में, बी ऑप्शन है भाषा और बोली में आंशिक संबंध होता है, सी ऑप्शन है भाषा और बोली में आंशिक संबंध नहीं होता है और डी ऑप्शन है भाषा और बोली में अंतर नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर नहीं होता है। संसार की जो समस्त विकसित भाषाएं अपने आरंभिक रूप में बोलियां ही रही होंगी, जैसे रूसी, हिंदी, अंग्रेजी आदि, यानी कि जब आरंभिक रूप था भाषाओं का तो आरंभिक रूप में वो बोलियां ही कही जाती थी। बाद में वो विकसित होकर के वो भाषा के अंतर्गत कन्वर्ट हो गई, जैसे कि रूसी हो गई, हिंदी हो गई और अंग्रेजी हो गई। पहले ये हिंदी जो होती थी पहले ये बोली के अंतर्गत आती थी, फिर धीरे धीरे इसकी और भी अन्य बोलियां निकल कर के आ गई, तो उनका एक सम्मिलित रूप इसको भाषा के रूप में जाना गया। बात करें अतः आज बोलने जाने वाली बोली कहलाने वाली जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि आगे चलकर भाषाएं बन सकती हैं, यानी कि अगर जो ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, वो भोजपुरी ब्रज है, अवधी और जो भोजपुरी है ये बोली कहलाती हैं आज के वर्तमान समय में। लेकिन जब एक व्यापक रूप से अगर इनको बोला जाएगा, एक अधिक क्षेत्र में इन बोलियों को अगर बोला जाएगा तो वो आगे चल कर के भाषा का रूप भी ले सकती हैं। तो इस प्रकार से भाषा और बोली में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट
हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन, जो कि आगामी जो सीटेट की परीक्षा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर अगर आप उठा करके देखेंगे तो यहाँ से कई सारे प्रश्न बने हैं और आगे भी जो एग्ज़ाम है सीटेट का उसमें भी यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।